हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतरा। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, जो औरंगजेब के समकालीन थे। जसवंत सिंह के दीवान थे मुनोत नैणसी, जिनके द्वारा नैणसीरी ख्यात लिखा गया है। तो नैणसीरी ख्यात में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा जालोर के राजकुमार वीरमदेव से प्रेम करने लग गई थी, और वीरमदेव ने फिरोजा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक मुस्लिम कन्या थी, और इसी बात को अपनी मानहानि समझकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया, ऐसा नैणसी बताते हैं। हालांकि ये प्रेम प्रसंग वाली बात पद्मनाभ के द्वारा भी बताई गई है कानड़ देव प्रबंध में। पद्मनाभ जो 15वीं शताब्दी के लेखक थे, उनके द्वारा इस प्रकार की बात बताई गई है। इसके अलावा फरिश्ता ने भी अपनी किताब तारीख फरिश्ता में भी ये प्रेम प्रसंग वाली बात बताई है। हालांकि कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो इन घटनाओं का खंडन भी करते हैं, तो उन सभी सोर्सेज को कोट करते हुए मैं इस वीडियो में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब इस विषय की शुरुआत उस युद्ध से कर लेते हैं जिसका कारण वही प्रेम प्रसंग बताया जाता है। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के गढ़ पर आक्रमण किया, और इस समय बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने जौहर कर लिया था। मतलब वो जिंदा अग्नि कुंड में कूद गई, उन्होंने जिंदा अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पराजय होने के बाद भी दुश्मन सेना के जो पुरुष हैं वो उनके शरीर को स्पर्श ना कर सके। इसीलिए अपने सतीत्व की रक्षा के लिए राजपुताना में महिलाएं जौहर कर लेती थी, और ऐसा केवल जालोर में नहीं, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे 1303 में चित्तौड़ में भी हुआ था, चित्तौड़ में तो 3 बार हो चुका था, जैसलमेर में भी हुआ, तो महिलाएं जौहर कर लिया करती थी। योद्धाओं के द्वारा क्या किया, तो योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और वो युद्ध भूमि में मरने और मारने के लिए कूद पड़े, और इसको केसरिया करना कहा जाता था। तो 1311 में ये जालोर का शाका हुआ। शाका मतलब जिसमें केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं होती हैं उसको शाका कहा जाता है, और दोनों में से अगर कोई एक घटना ना हो तो उसको आधा शाका या अर्ध शाका कहा जाता है। खैर, 1311 का ये शाका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के गढ़ पर अधिकार हो गया। जो प्रजा बची कुची रह गई थी उनको भी बहुत बड़ी संख्या में मारा गया, काटा गया। जो महिलाएं बच गई थी, जौहर नहीं कर सकी थी, उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर अपने हरम में ले जाया जाता था, और जालोर गढ़ का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। और जीतने की खुशी में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया जो आज भी है। उसको अलाउद्दीन की मस्जिद या अलाही मस्जिद या इलाही मस्जिद कहा जाता है। खैर, इतना परिचय मिला जालोर के उस घटना के संबंध में। थोड़ा सा और परिचय ले लेते हैं। जब जालोर का यह शाका हुआ तो उस समय जालोर के शासक कानड़ देव चौहान थे, यानी यहां चौहानों की सत्ता स्थापित थी। हालांकि जालोर पर पहले परमारों का अधिकार हुआ करता था, और परमार गुजरात के चालुक्य शासकों के कभी तो अधीन हो जाया करते थे और कभी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया करते थे। लेकिन बाद में परमारों से जालोर छीन लिया गया चौहानों के द्वारा। नाडोल के चौहान थे। नाडोल वर्तमान में जगह आती है पाली में, और यहीं नाडोल चौहानों की शाखा के जो वंशज थे कीर्तिपाल चौहान के द्वारा 1181 में परमारों से जालोर छीन लिया गया और जालोर में चौहानों की सत्ता स्थापित की गई। अब जालोर का ये जो गढ़ है इसको सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, इसीलिए यहां पर जो चौहानों की सत्ता स्थापित रही वो चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते ही हैं। महाराणा प्रताप के जो नाना थे वो जालोर के ही थे, सोनगरा चौहान थे, अखेराज चौहान। खैर, इतना परिचय मिला। अब आते हैं हम उस विषय पर जो प्रेम प्रसंग से संबंधित है और जिसकी वजह से ही ये युद्ध होना बताया है, जिसके संबंध में मैंने अभी आपको जानकारी दी। सबसे पहले मुनोत नैणसी को लेते हैं। मुनोत नैणसी का परिचय मैं आपको दे चुका इंट्रोडक्शन में। तो नैणसी ने अपनी किताब नैणसीरी ख्यात में क्या बताया कि जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में थे। अलाउद्दीन खिलजी के हरम की राजकुमारी थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। वो वीरमदेव से प्रेम करने लगी। अब जब इस बात का पता हरम की दूसरी रानियों को लगा और अलाउद्दीन खिलजी को भी इस बात का पता लगा, तो उन्होंने
फिरोजा को डराया धमकाया कि अपना मन बदल लो। लेकिन जब फिरोजा नहीं मानी तो फिर वीरमदेव पर दबाव डाला गया कि आप फिरोजा से विवाह करो। अब एक मुस्लिम कन्या से वो विवाह नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का दरबार छोड़कर वापस जालोर आना ही उचित समझा और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मानहानि समझकर जालोर पर आक्रमण कर दिया। यह कारण तो बताया जाता है मुणोत नैणसी के द्वारा। अब इसी के संबंध में और जानकारी हमको मिलती है कानड़देव प्रबंध से, जो पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया उनके बारे में। तो पद्मनाभ द्वारा लिखे गए कानड़देव प्रबंध में यह जानकारी मिलती है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311 से पहले, लेकिन उस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हुई। तो फिरोजा स्वयं जालोर गढ़ गई, यानी जालोर के दुर्ग में मिलने के लिए गई। तो कानड़देव चौहान ने, वीरमदेव के पिता कानड़देव चौहान ने फिरोजा का सम्मान किया, स्वागत किया, लेकिन अपने पुत्र वीरमदेव का विवाह फिरोजा से करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी और फिरोजा वहां से नाराज होकर वापस आ गई। फिर इसके बाद यह लिखा गया है कि फिरोजा की धाय थी, फिरोजा की धाय को तुर्की सेना का नेतृत्व देकर जालोर गढ़ में आक्रमण करने के लिए भेजा गया और यह कहा गया कि वीरमदेव को या तो जिंदा पकड़ कर लाओ या उनका सिर काट कर लाओ। तो फिरोजा की धाय ने आक्रमण किया, वो जीत गई और वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले जाया गया, जहां पर फिरोजा ने पूरे रीति रिवाज से वीरमदेव का अंतिम संस्कार किया और फिर खुद ने भी बाद में यमुना नदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये दोनों सोर्सेज में लिखी गई है ये इस प्रकार की बात। इसके अलावा फरिश्ता के द्वारा तारीख फरिश्ता में भी ये प्रेम प्रसंग वाली बात लिखी गई है। अब सबसे पहले हम एक ऐसे इतिहासकार को लेते हैं जो इन घटनाओं का खंडन करते हैं, मतलब कि केवल प्रेम प्रसंग के आधार पर ही ये इस प्रकार का 1311 का हमला हुआ, इस बात का खंडन करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके लिए तो अभी हमको थोड़े और सोर्सेज के संबंध में बात करनी पड़ेगी और इस संपूर्ण विषय को एनालिसिस करना पड़ेगा तार्किक आधार पर, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह घटना पूरे तरीके से सही है या इसके कुछ अंश सही है, जो भी है। तो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर लाल, अपनी किताब खिलजी वंश का इतिहास में उन्होंने बताया है इस घटना का खंडन करते हुए कि एक तो उस समय किसी महिला को फिरोजा की धाय को नेतृत्व देकर भेजा था ना, तो उसी महिला के संबंध में डॉक्टर लाल ने एक शब्द यूज में लिया है, रखेल। तो क्या कहते हैं कि उस समय किसी रखेल को तुर्की सेना का नेतृत्व देकर भेजना, ये बात पचती नहीं है, यह असंभव सा लगता है, क्योंकि महिला के नेतृत्व को उस जमाने में लोग स्वीकार नहीं किया करते थे। अब डॉक्टर लाल ये भी कहते हैं इस घटना के संबंध में, प्रेम प्रसंग के संबंध में, कि ये पूरी जो काल्पनिक बातें हैं ये फरिश्ता के द्वारा लिखी गई हैं तारीख फरिश्ता में, और इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये डॉक्टर लाल कहते हैं। अब हम विश्वास करें या ना करें और गोपीनाथ शर्मा के संबंध में क्या मत हैं उन पर भी हम विचार करें, और हमारे अपने क्या मत हैं वो भी मेरे मत में आपके समक्ष रखूं, तो एक बार थोड़े से और सोर्सेज की तरफ मैं आपको लेकर जाऊं और उन घटनाओं पर भी चर्चा करूं। सोर्स कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है, एक घटना का जिक्र किया है। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध में क्या लिखा है कि 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के अभियान के लिए अपनी एक सेना भेजी गुजरात को जीतने के लिए, और जालोर के शासक से यह कहलवाया कि हमारी सेना आपके राज्य में से गुजरेगी, इसलिए उसको गुजरने दिया जाए, उसके मार्ग को अवरुद्ध ना किया जाए। लेकिन जैसा लिखा गया है कि जालोर के शासक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप लोग गाय का मांस खाते हो, ब्राह्मणों का अपमान करते हो, ब्राह्मणों का विरोध करते हो और स्त्रियों को बंदी बनाते हो, इसीलिए आपकी सेना को जालोर में से नहीं गुजरने दिया जाएगा। इसका एक कारण और भी हो सकता है, क्योंकि जहां जहां से तुर्की सेना गुजरती थी वहां उस पूरे क्षेत्र को लूट लिया जाता था, बर्बाद कर दिया जाता था, हत्याएं की जाती थी। तो खैर जालोर के शासक के द्वारा मना कर दिया गया, तो मजबूर होकर अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ के मार्ग से होकर गुजरात की ओर जाना पड़ा, और मेवाड़ के मार्ग से वो जहां गुजरे उस पूरे क्षेत्र को वो लूटते गए, तबाह करते गए। मेवाड़ वही हिस्सा जहां के महान योद्धा बाद में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, महाराणा सांगा ने जन्म लिया, उसी मेवाड़ से होती हुई वो सेना गुजरात पहुंची, गुजरात को जीत लिया, अनहिलवाड़ा को जीत लिया, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। अब वापसी में यह सेना जालोर की सीमा से होती हुई जा रही थी, तो कानड़देव चौहान को यह उचित अवसर लगा कि इस सेना पर धावा बोल दिया जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात से लोगों से, आम जनता से और मंदिरों से धन लूट कर लाए हैं, तो क्यों ना इन पर धावा बोलकर इनके उस लूट के माल को लूट लिया जाए। लेकिन कानड़देव चौहान को जालोर के जो मंत्री थे जैता देवड़ा, उन्होंने समझाया कि इस समय इस तुर्की सेना पर आक्रमण करना ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी ही उनको
तुर्की सेना में विद्रोह या बगावत के समाचार मिले। दरअसल हुआ क्या, जब गुजरात की सीमा से वो सेना गुजर रही थी तो उनमें दो धड़े हो गए। एक धड़ा तो अलुगा खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाला हो गया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो सेना भेजी थी अलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी थी गुजरात की ओर। तो यहां जब इनमें यह विद्रोह हुआ तो एक धड़ा तो अलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाला हो गया, दूसरा मंगोल सैनिकों का धड़ा हो गया। मंगोल सैनिकों के नेता थे मोहम्मद शाह और कैबू, और ये मंगोल सैनिक अपने लूटे हुए माल में से दूसरे सैनिकों को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बगावत कर दी। और ये लोग अपनी जान बचाकर, यानी वो मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह और कैबू और इनके साथ और भी सैनिक थे, ये अपनी जान बचाकर रणथंबोर चले गए। रणथंबोर के चौहान शासक थे उस समय हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने इनको शरण दी अपने यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि इनको वापस लौटाओ, तो हमीरदेव चौहान ने कहा ये मेरी शरण में आए हुए हैं और अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। और इसीलिए हम जानते हैं कि फिर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। हालांकि उससे पहले भी कई बार हमले किए थे लेकिन असफल रहा था। लेकिन 1301 ईस्वी में वो आक्रमण किया और उसमें हमीरदेव चौहान ने अपने शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। खैर, वापस हम विषय पर आ जाते हैं। तो जालोर की सीमा में उनके मध्य विद्रोह हो रहा था। तुर्की सेना दो धड़ों में बट गई थी। अब ये खबर जब कानड़देव चौहान को लगी तो उनको भी उचित अवसर लगा कि अब इन पर धावा बोल दिया जाए। तो कानड़देव चौहान ने धावा बोला और उनके लूट के माल को लूट लिया और वो लेकर जालोर की ओर आ गए। अब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो हालांकि थोड़ा सा आपके दिमाग में भी ये विचार आ ही रहा होगा कि ये घटना तो सर 1298-99 की है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने तो 1311 में आक्रमण किया जालोर पर। तो हालांकि अगर 1298-99 की इस क्रिया की प्रतिक्रिया अगर उसको देनी थी तो वो तुरंत दे सकता था ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मोहम्मद शाह और कैबू अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर तुरंत आक्रमण कर दिया था, तो यहां तो कानड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था, तो फिर तुरंत आक्रमण क्यों नहीं किया गया? यह सारा विषय आपके सामने धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। अब हम उस विषय की ओर चलते हैं कि साहब आखिर ये प्रेम प्रसंग वाली बात सत्य है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक घटना और आपको समझानी पड़ेगी। उसके सोर्स मैं यहां पर कोट कर दूंगा ताकि बार बार मुझे सोर्स ना बोलना पड़े, क्योंकि सोर्स बार बार बोलने में मुख्य विषय से हमारा ध्यान हटकर सोर्स की तरफ चला जाता है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1298-99 के बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना देकर जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब मुल्तानी ने यहां पर कानड़देव चौहान से बात की। 1305 में वो शासक बनी गए थे कानड़देव चौहान, तो कानड़देव चौहान से बात की और सम्मान पूर्वक संधि करने के लिए मना लिया कि आप अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर लो और आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। तो कानड़देव चौहान ने संधि कर ली, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए। अब एक दिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं है जो मुझको चुनौती दे सके या मेरा सामना कर सके, तो कानड़देव चौहान को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती दी और वापस जालोर आ गए। हालांकि इसके संबंध में गोपीनाथ शर्मा का मत अलग है, वो इस बात का खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि सुल्तान के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसी को चुनौती देकर वापस जिंदा लौटकर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी होगा कि अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती दी गई होगी तो इस बात की कम संभावना है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे में कानड़देव चौहान को जिंदा वापस आने दे। डॉक्टर लाल के द्वारा भी इस घटना का खंडन किया गया है। वो ये कहते हैं कि अगर कानड़देव चौहान ने पहले संधि कर ली और उसके बाद वर्षों तक उनके संबंध अच्छे रहे तो फिर अचानक से इस प्रकार कानड़देव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया गया हो और वो जालोर आ गए हों, तो ये थोड़ा सा असंभव सा प्रतीत होता है। खैर, इतने सारे सोर्सेज का अध्ययन करने के बाद भी वो यक्ष प्रश्न तो हमारे सामने अभी तक जीवित है कि फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी में कितनी सच्चाई है। गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा कि इस पूरी घटना को निराधार नहीं बता सकते, इसके कुछ अंशों पर संदेह हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी घटना को निराधार नहीं बता सकते। जैसा डॉक्टर लाल ने यह कह दिया कि यह तो पूरी घटना काल्पनिक है और फरिश्ता ने अपनी किताब तारीख फरिश्ता में ऐसा लिख दिया है। आगे गोपीनाथ शर्मा यह भी कहते हैं कि 1298-99 से और 1311 ईस्वी के मध्य का ये जो लंबा समय अंतराल हो गया, ये इस प्रकार की घटनाओं को कुछ ना कुछ बल अवश्य देता है। यह भी कहा गया है कि जो भी सोर्सेज अभी हमने देखे थे उन सोर्सेज में से पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया कानड़देव प्रबंध वो बाकी सोर्सेज की तुलना में ज्यादा पुराना और विश्वसनीय है। इसलिए अगर उसमें इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं
तो उन सारी बातों को निराधार नहीं बताया जा सकता, उसके कुछ अंशों पर हम संदेह कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूं गोपीनाथ शर्मा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो ये कहा कि 1298-99 से और 1311 ईस्वी के मध्य का ये लंबा समय अंतराल है, ये इस प्रकार की बातों पर कुछ ना कुछ तो जोर अवश्य देता है। इसका अर्थ ये है कि हम जानते हैं 1298-99 में जब गुजरात से लौटती हुई तुर्की सेना जालोर के मार्ग से गुजर रही थी तो कानड़देव चौहान ने उन पर हमला किया था और उनका माल लूट लिया था। अब अगर अलाउद्दीन खिलजी को अपने उस अपमान का अगर बदला लेना होता तो इसकी प्रतिक्रिया तुरंत दी जाती, इसके साल या 2 साल बाद। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कब किया? 1311 ईस्वी में। इसका मतलब इस 1311 के हमले का जो कारण है वो ये 1298 या 99 की घटना तो कम ही हो सकती है, ये भी हो सकता है रीजन, लेकिन इसके बाद की भी कोई और घटना हो सकती है। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसा और बाकी सोर्सेज में लिखा गया था कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर एक सेना भेजी थी और मुल्तानी ने कानड़देव को सम्मानजनक संधि करने के लिए मना लिया था। तो जैसा नैणसी लिखते हैं कि कानड़देव के पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में थे, तो यह हो सकता है ना कि अगर वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में थे, उसके दरबार में अगर थे, तो उसके हरम की राजकुमारी फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लग गई हो और वीरमदेव एक मुस्लिम कन्या से विवाह न करने के कारण, दबाव के कारण वहां से वापस लौट कर आ गए हों। तो इन घटनाओं में कुछ सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन जैसा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इसके कुछ अंशों पर हम संदेह कर सकते हैं। जैसे कुछ बातें हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर लिख दी गई हों कि वीरमदेव का फिर बाद में सिर काटकर दिल्ली ले जाया गया, वहां पर फिरोजा ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और फिर वो खुद यमुना नदी में कूदकर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया हो। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हो सकता है बढ़ा चढ़ाकर लिख दी गई हों, लेकिन इस बात में सच्चाई हो सकती है कि फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करने लग गई हो और बाकी बातों पर हम थोड़ा बहुत संदेह कर सकते हैं कि थोड़ा घुमा फिराकर इन बातों को लिख दिया गया हो। गोपीनाथ शर्मा ये भी कहते हैं कि इस 1298-99 से 1311 ईस्वी के मध्य का ये जो लंबा जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या उसकी सेना के द्वारा जालोर पर और आक्रमण भी किए गए होंगे, जैसा हमको स्थानीय सोर्सेज में तो पता चलता है, लेकिन उनका उल्लेख फारसी तवारीखों में देखने को नहीं मिलता। हो सकता है उन हमलों में अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हुई हो, इसीलिए उसकी पराजय को इन फारसी तवारीखों में स्थान नहीं दिया गया हो, क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था तो उससे पहले उसको 1308 में शिवाणा के दुर्ग को जीतना पड़ा था। उस समय शिवाणा का शासक था शीतल देव और वहां पर शाका हुआ था, मतलब महिलाओं ने जोहर किया था और योद्धाओं ने केसरिया किया था। तो सीधे जालोर पर अधिकार नहीं कर सका था अलाउद्दीन खिलजी, पहले शिवाणा को जीतना पड़ा था। उसके बाद फिर एक लंबी स्ट्रेटेजी बनाई गई और 3 साल में जाकर जालोर को जीता गया था। और हम ये भी जानते हैं कि इल्तुतमिश के समय में भी जालोर में चौहानों की सत्ता कमजोर नहीं थी, क्योंकि जब इल्तुतमिश अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और बड़ी बड़ी शक्तियां धराशायी होती जा रही थी, तब उसको जालोर के चौहानों से संधि करनी पड़ गई थी इल्तुतमिश को। तो जालोर की सत्ता कमजोर नहीं थी, इसलिए इस बात की संभावना है कि बीच बीच में अगर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए भी होंगे तो उसकी पराजय के कारण उनको फारसी तवारीखों में स्थान नहीं दिया गया होगा। हिंदू वॉरियर।